हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं मुझे बता दीजिए। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ अपने चैनल पर नई वीडियो, जो कि है पढ़ाई की। गेमिंग की नहीं है, पढ़ाई की है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम पढ़ेंगे यहाँ तक। इसका अगला पेज हम आज से पढ़ेंगे सोइंग तक। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊँगा, आने वाले समय में इसकी और पार्ट्स निकालूँगा। अब अगली बार मेरी गेमिंग की वीडियो आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the field. पहेली और भूजो थे, वो अपने अंकल के घर में गए। नानी हाउस लगा सकते हैं आप। अगर आपका नानी घर गांव में है तो आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई भी आपके घर में से फार्मर है और वो गांव में रहता है, तो वो खेती के अपने टूल्स देखे होंगे, जैसे शोवल होगी, प्लो हो गया। प्लो की मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्लो होता क्या है। ये है प्लो और ये ऐसे चलता है। ये देखिए, यहाँ पे जो ये है, ये बीच का इसे कहते हैं प्लो शाफ्ट, और यहाँ पर जो इसके आगे लगा इसे कहते हैं प्लो शेयर। और जो इनके बीच में यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये बुल्स के गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में जो डंडी है, उसे कहते हैं बीम। तो चलिए इसी की तरफ हम अपने पेज की तरफ लौटते हैं। तो उन्होंने ये देखा फील्ड में। भूजो पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। भूजो कहता, मुझे जानना है कि ये टूल्स कैसे और कहाँ पर यूज़ होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हमें यह पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। फूड नहीं लेंगे तो मर जाएंगे भूखमरी से। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो कह रहा है कि प्लांट अपना फूड आप बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम विच प्रोसेस। तो इसका आंसर हो सकता है फोटोसिंथेसिस। Animals including humans can not make their own food. So where do we animals get their food from? तो वो कह रहा है कि एनिमल्स तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा साइकिल है। जो हिरन होते हैं वो खाते हैं घास। प्लांट्स, मेन सोर्स है प्लांट्स। प्लांट्स को खा के हिरन पलते पूछते हैं, और वो हिरन को खा लेते हैं एनिमल्स, ऐसे। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें फूड क्यों चाहिए? जीवन चलाने के लिए चाहिए फूड। अगर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे भूखमरी से। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। 2 मिनट में ब्राइटनेस कम करना थोड़ी ज़्यादा हुई है। हाँ जी, तो हमें वो कह रहा है कि हमें यह पता है कि जो हमारी फूड में से एनर्जी होती है, वो हम वेरियस बॉडी फंक्शन में से, हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। सब कहाँ से होता है? जब हमें फूड मिलता है, एनर्जी आती है, फिर उससे ये सब कुछ होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ। हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वेयर विल वी गेट आवर फूड फ्रॉम। प्लांट्स, एनिमल्स से हमें अपना फूड मिलता है। यहाँ पर मुझे कुछ फिर से कह रहा है, सिंस वी ऑल ईट फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैसे पहुँचा सकते हैं फूड, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज नंबर को कैसे करेंगे। अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक हिस्से में ज़्यादा फूड चला गया, एक हिस्से में कम चला गया। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी और प्रॉपर मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये भी आगे कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पर छोटा सा पैरा दिया हुआ है, कलर किया हुआ, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक।
पीपल पहले नोमैडिक होते थे 10,000 BC में। दे वर वेंटरिंग इन ग्रुप। जो नोमैडिक, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है हु वर नोमैडिक पीपल, तो आपने लिखना है द पीपल हु they were wandering in groups from place to place. The people, यहाँ पर आपका आंसर आएगा the people who move from one place to another in search of food and shelter. These people are called nomadic people. तो ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन, what nomadic people ate? Nomadic people ate raw fruits and vegetables. ओके और आगे आगे उनको पता चला कि हम क्रॉप्स भी ग्रो सकते हैं। तो जब उनको पता चला कि हम ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं तभी हमारा एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया। अगले आगे चलते हैं पैरा से आगे। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ अ क्रॉप? जनरल आपको बहुत मिलेंगे इस चैप्टर में, भर भर के जनरल है इस चैप्टर में। When plants of the same kind are grown and cultivated and at one place on a large scale, it is called a crop. इस जो प्लांट्स जैसे हम देखते होंगे फील्ड है, उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता एक तरफ उन्होंने पैडी लगाई हुई है और एक तरफ उन्होंने वीट लगा दी, नहीं हो सकता ना। हर क्रॉप, हर फील्ड में एक ही प्लांट होता है, अगर अलग अलग होंगे तो वो तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और वीट को कम चाहिए होता है। अगर उसी क्रॉप में हम इतना पानी डाल देंगे पैडी तो ग्रो हो जाएगी, और जो वीट है वीट की क्रॉप नहीं ग्रो हो पाएगी। इसलिए हम एक फील्ड पे जैसे पैडी ही ग्रो करेंगे और दूसरी फील्ड पर वीट ग्रो करेंगे। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि जो क्रॉप्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो वो भी यही कह रहा है कि जैसे वीट का प्लांट होता है तो सारी फील्ड में ऐसे तो नहीं पैडी और वीट इकट्ठे ही लगे हुए, नहीं, पर एक ही वीट का ही होता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। देखो तो यहाँ पर हमारा एक आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हाउ द क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ देयर season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे 2 क्रॉप्स की कैटेगरी में वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 2 क्रॉप्स होती हैं मेन, 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स मेन होती हैं। तो यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स which are sown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। द क्रॉप्स कि जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती है उन्हें कहते हैं हम ये खरीफ क्रॉप्स, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया में रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर। और यहाँ पर जो क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? पैडी, मेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, गिव सम एग्जांपल्स इन विच सीजन द खरीफ क्रॉप्स ग्रो ऑल्सो। ये भी आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, इन विच सीजन दे ग्रो, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे रबी क्रॉप में भी आपके ये बन जाएंगे। रबी क्रॉप वो होती है जो विंटर में ग्रो है, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसेड। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. 1.2 Basic practices of crop production. Why can paddy not be grown in the winter season? तो भूजो कह रहा है कि पैडी क्यों नहीं विंटर सीजन में ग्रो होती? क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में ग्रो होती है, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है what are agriculture practices? तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं the tasks cultivation of crops involves some tasks. These tasks are called agriculture practices. तो इन टास्क को हम क्या देते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो नेम सम ऑफ देम, ये दूसरा क्वेश्चन इसी पैरे का। तो यहाँ पर ये 7 दिए हुए हैं। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि हम उसमें वो सोइंग कर सकें। सोइंग मतलब बो सके क्रॉप को। अगला स्टेप है सोइंग। ये आपको लाइन वाइज ही याद करने होंगे, अगर उल्टा करेंगे तो नहीं सरेगा। ठीक है, फिर तीसरा एडिंग मैन्योर्स इन द सॉइल। पहला हमने
सॉइल को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया, दूसरा उसमें क्रॉप्स बो दी, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए होंगे ना, तो न्यूट्रिएंट्स जब चाहिए होंगे तो हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड कर देंगे। उसके बाद क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा तो इरिगेशन कर देंगे क्रॉप की। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर हम आगे चल के आपको बताऊँगा। तो इरिगेशन क्या होती है? पानी देना क्रॉप को। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स होते हैं एक अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं वीट, जैसे वीट की क्रॉप ले उनके साथ वो ग्रो हो जाते हैं, तो वो क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नुकसान पहुंचा सकते हैं वो क्रॉप को, क्योंकि वो भी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए कुछ क्रॉप्स को थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इसलिए उनकी हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। तो इन वीड्स को भी मिटाना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे मिटते हैं ये मैं आगे आपको चलकर ये आगे चैप्टर में भी बताएंगे। तो ये टिलिंग बिफोर सोइंग से भी मिलते हैं और इनके लिए वीडीसाइड स्प्रे की जाती हैं। ठीक है, तो आगे है हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है उसको काटना, हाँ उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और उसकी स्टोरेज हम करते हैं उसकी। तो अगला 1.3 प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपेयर, यह पैरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। इस तीनों ही पैरे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अगर आप बुक में करें तो इम्पोर्टेंट इनको मार्क कर लीजिएगा। द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल होती है वो फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो हमारा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, तो लूजिंग करना सॉइल को। तो दिस अलाउज द सॉइल। तो वाई वी लूजनिंग सॉइल, हम क्यों लूज करते हैं सॉइल को? क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल कर पाए, और रूट्स को जो सॉइल लूज हो जाता है, जो ब्रीथ लेने के लिए उनको अंदर ऑक्सीजन पहुंचती जाए। ठीक है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? यहाँ पे इसका आंसर है, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. तो ये अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं, अगर हम सॉइल को लूजनिंग करते हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं। इनसे सॉइल को हुमस मिलते हैं जो सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये पैरा बस इतना ही था। आगे चलते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पिछली क्लास में पढ़ा कि सॉइल को पता ही है, ये तो हमें तो बेसिक चीज़ है। मिनरल चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होते हैं, एयर चाहिए होती है, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हमें देते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स। तो जैसे प्लांट्स बन गए, वो हुमस रिलीज़ करते तो वो सॉइल में चल जाती है, जिससे सॉइल फर्टाइल होता है। तो जंगल में ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो काउडंक होगी तो उसमें हुमस है, तो सॉइल में चलेगी तो वो हुमस मिलती है, तो वो नए प्लांट्स उससे ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही तो फॉरेस्ट में अपने प्लांट्स ग्रो होते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो यहाँ पर एक और मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक और इसका फ़ायदा इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वो नीचे चला जाता है, अगर हम उसकी टिलिंग करेंगे तो वो ऊपर आ जाता है बस। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। हाउ इज दिस इज डन? दिस इज डन बाय प्लॉज। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो एक और क्वेश्चन, व्हाट आर प्लॉज आर मेड ऑफ विच मटेरियल? तो वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। What are crumbs? The plowed field may have big pieces of soil. These are called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. तो ये ज़रूरी होता है कि हम ये क्रम्स को ब्रेक करें प्लैंक से। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ विच टूल? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा लेवलर। आगे चलते हैं। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing.
तो ये यह कि मैन्योर को हम ऐड करते हैं सॉइल में टिलिंग से पहले, तो ये हमें मदद करता है कि सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी में। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसी के साथ मैं यह पार्ट इधर से ख़त्म करता हूँ, और आप मेरे चैनल को गेमिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो इसके पार्ट 2 की आएगी, और मैं आने वाले समय में गेम्स की भी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट भी डाल देना कैसी लगी एक्सप्लेनेशन।